ठीक है, गुड मॉर्निंग। तो हमने लास्ट क्लास में मूवमेंट्स पढ़ा था। एक बार मैं फटाफट हम लोग पढ़ लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। सो मूवमेंट्स में हमने ये सारे पढ़े थे: फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, हाइपर एक्सटेंशन, अबडक्शन, अडक्शन, प्रोनेशन, सुपिनेशन, रिट्रैक्शन, प्रोट्रैक्शन, एलिवेशन, डिप्रेशन, रोटेशन, then there is circumduction, external rotation, internal rotation, inversion, eversion, dorsiflexion, plantar flexion, radial deviation, ulnar deviation, and lastly opposition. मैं फिर से एक बार रिवाइज कर रहा हूँ। ठीक है, फ्लेक्शन में हमने पढ़ा था बेंडिंग ए जॉइंट और डिक्रीजिंग द एंगल बिटवीन द टू बोन्स। सो इफ यू आर बेंडिंग ए जॉइंट, हम उसको बेंड कर रहे हैं, मोड़ रहे हैं, और एंगल जो है दो बोन्स के बीच का डिक्रीज हो रहा है, देन इट इज नोन एज फ्लेक्शन। तो इन द पिक्चर वी कैन सी दैट देयर इज फ्लेक्शन ऑफ एल्बो जॉइंट। पहले स्ट्रेट थी एल्बो और बाद में हमने उसको बेंड कर दिया 90 डिग्री पे। दिस इज नोन एज फ्लेक्शन ऑफ एल्बो जॉइंट। फिर आते हैं एक्सटेंशन पे। Extension is straightening a joint or increasing the angle between two bones. So opposite of flexion is extension, straightening a joint and increasing the angle between two bones is extension. तो वापस फ्लेक्शन से जब हमने एल्बो को स्ट्रेट किया तो वो क्या कहलाया? एक्सटेंशन। Then coming to the hyperextension, excessive extension of the part at a joint beyond anatomical position. एक्सटेंशन से ज्यादा, हाइपर मीन्स मोर। ऑलवेज रिमेंबर, हाइपर मीन्स मोर, HYPO, हाइपो मीन्स लेस। ठीक है, तो हाइपर मीन्स मोर एंड हाइपो मीन्स लेस। So excessive extension of the part at a joint beyond anatomical position is hyperextension. एक्सटेंशन से ज्यादा, अगर यहाँ से एल्बो अब और नीचे हम एक्सटेंड कर दें और नीचे तक ले आए, देन दिस विल बी नोन एज हाइपर एक्सटेंशन। सो हमने अभी क्या समझा? फ्लेक्शन, एक्सटेंशन एंड हाइपर एक्सटेंशन। फ्लेक्शन इज बेंडिंग ए जॉइंट और डिक्रीजिंग एंगल बिटवीन टू बोन्स विच आर फॉर्मिंग द जॉइंट। एक्सटेंशन इज स्ट्रेटनिंग ए जॉइंट और इंक्रीजिंग द एंगल बिटवीन टू बोन्स। देखो ये जो आदमी बैठा हुआ है, इसके सारे जॉइंट्स किस में है? फ्लेक्शन में। ऑल द जॉइंट्स आर इन फ्लेक्शन। नेक फ्लेक्शन में है, शोल्डर फ्लेक्शन में है, एल्बो फ्लेक्शन में, हिप जॉइंट फ्लेक्शन में है, नी जॉइंट भी फ्लेक्शन में है। तो ऑल द जॉइंट्स ऑफ दिस पर्सन इज आर इन फ्लेक्शन। सेम वे ये जो पर्सन स्टैंडिंग है, तो स्टैंडिंग में इसके ऑल द जॉइंट्स आर इन एक्सटेंशन। शोल्डर, एल्बो, रिस्ट, हिप, नी, all the joints are in extension. So straightening a joint or increasing the angle between two bone is extension. Then excessive extension of the part beyond anatomical position is hyperextension. फिर हमने रेंज पढ़ी थी, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, हाइपर एक्सटेंशन। तो रिस्ट पे मूवमेंट यहाँ समझने, रिस्ट में नीचे आना तो क्या कहलाएगा? फ्लेक्शन। गोइंग डाउन इज फ्लेक्शन, अगेन कमिंग अप इज एक्सटेंशन, गोइंग डाउन फ्लेक्शन, कमिंग अप एक्सटेंशन। और अगर हम और ऊपर आ रहे हैं, देन इट विल बी नोन एज हाइपर एक्सटेंशन। जीरो से ऊपर और ऊपर जाएंगे तो ये जो मूवमेंट है यहाँ पर, ये क्या कहलाएगा? हाइपर एक्सटेंशन। सो गोइंग इन फ्लेक्शन, देन कमिंग बैक from flexion to straight position, that is extension. And then if you are going backwards more from extension, that is known as hyper extension. ठीक है, क्लियर है? फिर है नी का फ्लेक्शन। नी फ्लेक्शन, अगर हम बेंड करते हैं नी को नीचे की तरफ, देन इट विल बी नोन एज नी फ्लेक्शन। इफ वी अगेन स्ट्रेट फ्रॉम बेंडिंग पोजीशन, दैट इज नी एक्सटेंशन। और अगर हम और ज्यादा एक्सटेंड करेंगे, जो डॉटेड लाइन है, इस पोजीशन में ले आए नी को और ऊपर ले आएंगे, देन इट विल बी नोन एज हाइपर एक्सटेंशन। सेम इन एल्बो,
एल्बो में हमको समझना है, तो एल्बो को जब बेंड किया ऊपर की तरफ, देन इट इज नोन एज फ्लेक्शन। अगर वापस लाएंगे, फ्लेक्शन से वापस स्ट्रेट करेंगे, देन इट इज एक्सटेंशन। और जब और नीचे ले आए, ये डॉटेड लाइन है, जीरो से नीचे माइनस में अगर हम ले जाएंगे, देन इट विल बी नोन एज हाइपर एक्सटेंशन। क्लियर है तीनों, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन एंड हाइपर एक्सटेंशन। यस सर। फिर हम आते हैं अडक्शन। अडक्शन हमने पढ़ा था ऐड करना। सो एडिंग anything is known towards the body, the movement which is occurring towards the body is adduction. So movement of a body part towards the midline, midline की तरफ कोई भी movement होगा, that is adduction. Abduction, away from the body, moving a body part away from the midline of the body. तो अवे फ्रॉम द मिडलाइन, यहां पर आप देखो अडक्शन में क्या हो रहा है, द आर्म और अपर लिम इज मूविंग टूवर्ड्स द बॉडी। आर्म जो है वो बॉडी की तरफ आ रही है, दैट इज अडक्शन, ऐड हो रही है बॉडी में। आर्म इज मूविंग अवे फ्रॉम द बॉडी, दैट इज नोन एज अबडक्शन। ठीक है, साइडवेज मूवमेंट है, ये साइड से है, सामने से नहीं है। सामने से फ्लेक्शन एक्सटेंशन होता है, अबडक्शन अडक्शन साइड से होता है। तो अडक्शन away from the body, sorry, towards the midline, abduction is away from the body. फिर है प्रोनेशन एंड सुपिनेशन। तो प्रोनेशन एंड सुपिनेशन मैंने बताया था कौन से जॉइंट पे है ये, सुपीरियर एंड इंफीरियर रेडियो अल्नार जॉइंट। इट इज नॉट एट द एल्बो जॉइंट, इट इज नॉट एट रिस्ट जॉइंट। रेडियस और अल्ना बोन जहां जुड़ती हैं, तो ये तो नीचे वाला जॉइंट है, दिस इज इंफीरियर रेडियो अल्नार जॉइंट। ऊपर जहां जुड़ेंगे वो कहलाएगा सुपीरियर रेडियो अल्नार जॉइंट। सो एट दिस जॉइंट वी हैव प्रोनेशन एंड सुपिनेशन। सो टर्निंग द आर्म और फुट डाउनवर्ड्स, आप इसमें आर्म में ही समझो, टर्निंग द आर्म डाउनवर्ड, आर्म को नीचे ले जाना। हमारी जो हथेली है वो पहले ऊपर फेस कर रही थी, वो सुपिनेशन में है। हम उसको उल्टा कर दें, हथेली को नीचे की तरफ ले जाएं, तो वो क्या कहलाएगा, प्रोनेशन। सो प्रोनेशन इज टर्निंग द पाम डाउनवर्ड्स, सुपिनेशन उल्टा है, टर्निंग द आर्म अपवर्ड, आर्म को वापस सीधा करना। टर्निंग द आर्म अपवर्ड इज नोन एज सुपिनेशन। ठीक है, तो प्रोनेशन एंड सुपिनेशन क्लियर है। ये भी पाम को नीचे ले जाना प्रोनेशन, देन अगेन टर्निंग द पाम अपवर्ड इज सुपिनेशन। फिर हम आते हैं रिट्रैक्शन, प्रोट्रैक्शन, एलिवेशन एंड डिप्रेशन। सो रिट्रैक्शन वर्ड बता रहा है, रिट्रैक्ट करना मतलब पीछे ले जाना, मूविंग ए पार्ट बैकवर्ड। तो हमने इसको शोल्डर पे भी समझा था, शोल्डर्स को पीछे ले जाना इज रिट्रैक्शन। फिर वापस न्यूट्रल पोजीशन में ले आओ, देन मूविंग द शोल्डर्स फॉरवर्ड, मूविंग ए पार्ट फॉरवर्ड। तो शोल्डर्स को जब हम कंधे को सामने की तरफ लाएंगे, दैट इज प्रोट्रैक्शन। मूविंग द शोल्डर बैकवर्ड, रिट्रैक्शन। मूविंग द शोल्डर फॉरवर्ड इज प्रोट्रैक्शन। सेम यहां पर भी हम समझ रहे हैं, रिट्रैक्शन ऑफ मैंडिबल। इस पिक्चर में देखो, रिट्रैक्शन ऑफ मैंडिबल बोन। तो हमारी जो जॉ बोन होती है, ये कौन सी होती है, मैंडिबल। मैंडिबल को पीछे ले जाना, दैट इज रिट्रैक्शन। देन अगेन मैंडिबल को आगे लेके आना, ज्यादा आगे लेके आना नॉर्मल से, दैट इज नोन एज प्रोट्रैक्शन ऑफ मैंडिबल। फिर आते हैं एलिवेशन एंड डिप्रेशन। सो रेजिंग ए पार्ट, शोल्डर पे कैसे समझेंगे, शोल्डर को ऊपर उठाना, शोल्डर्स को ऊपर उठाना इज एलिवेशन। देन न्यूट्रल पोजीशन में आ जाओ, देन अगेन लोअरिंग द शोल्डर, न्यूट्रल से और नीचे लाना, दैट इज नोन एज डिप्रेशन। तो ये शोल्डर पे मेनली हम समझ सकते हैं, हमें एग्जामिन भी करना होता है कई बार पेशेंट्स पे। तो शोल्डर पे एलिवेशन, एलिवेट करना, शोल्डर्स को ऊपर उठाना, और फिर डिप्रेशन, नीचे लाना, नॉर्मल पोजीशन से भी नीचे लाना, दैट इज डिप्रेशन। तो यहाँ पर ही मैंडिबल में भी हम समझेंगे एलिवेशन ऑफ मैंडिबल, जब हम माउथ को टाइटली बंद करते हैं, क्लोज करते हैं, व्हेन वी क्लोज द माउथ टाइटली, दैट इज एलिवेशन, एंड व्हेन वी ओपन द माउथ, दैट इज डिप्रेशन ऑफ मैंडिबल। मैंडिबल इज मूविंग डाउनवर्ड्स और लोअरिंग। ठीक है, क्लियर है। रिट्रैक्शन एंड प्रोट्रैक्शन, एलिवेशन एंड
डिप्रेशन, ऊपर जाना एलिवेशन, नीचे आना डिप्रेशन, सामने की तरफ जाना प्रोट्रैक्शन, पीछे की तरफ जाना रिट्रैक्शन। ये बार बार रिपीट होंगे, किसी को नहीं समझ में आ रहे हैं तो पूछ सकते हैं, रोक सकते हैं जहां भी समझ में नहीं आए। हम ये पढ़ चुके हैं, एक बार रिवाइज कर रहे हैं। फिर है देखो रोटेशन, टर्निंग ऑन ए सिंगल एक्सिस, सिंगल एक्सिस पे टर्न करना, दैट इज नोन एज रोटेशन। सो नेक का रोटेशन आप इस पिक्चर में देख सकते हो, नेक रोटेट हो रही है राइट साइड एंड लेफ्ट साइड, दैट इज रोटेशन। तो राइट साइड रोटेशन एंड लेफ्ट साइड रोटेशन। ऐसे ही सेम शोल्डर पे होता है इंटरनल रोटेशन, व्हेन द एल्बो और फोरआर्म इज मूविंग इनसाइड, और जब फोरआर्म इज मूविंग आउटसाइड तो शोल्डर बोन कहाँ जाएगी, बाहर की तरफ। हमने ये हाथ रख के भी समझा था, शोल्डर के ऊपर, शोल्डर पे एक हाथ रखना है, और अब अपनी फोरआर्म को अंदर ले जाएंगे तो ह्यूमरस बोन अंदर जाएगी, और जब बाहर ले जाएंगे तो ह्यूमरस का हेड जो है वो बाहर की तरफ जाएगा। दैट इज नोन एज इंटरनल रोटेशन एंड एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ शोल्डर। movement we have to feel at the head of humerus bone. So if the humerus head is moving inside, then it is internal rotation. If the head of humerus is moving outside, then it is external rotation. So rotation is turning on a single axis. Circumduction, triplanar, it occurs in all the planes. Circular motion at the hip or shoulder. तो हिप और शोल्डर जॉइंट पे सरकमडक्शन होता है मेनली। तो आप यहाँ डायग्राम में भी देख सकते हो, मूविंग द आर्म इन सर्कुलर मोशन इज नोन एज सरकमडक्शन। जब हम क्रिकेट में बॉलिंग कराते हैं तो उस टाइम भी हम क्या करते हैं, सरकमडक्शन। ठीक है, वी मूव द शोल्डर इन सरकमडक्शन एंड वी थ्रो द बॉल, सो दैट इज नोन एज सरकमडक्शन। सेम ऐसे हम हिप पे कर सकते हैं, अगर हम बेड पे सीधा लेट के लेग्स को ऊपर उठाएंगे और गोल सर्किल बनाएंगे, दैट इज नोन एज सरकमडक्शन ऑफ हिप जॉइंट। तो इंटरनल रोटेशन, एक्सटर्नल रोटेशन अभी हमने पढ़ लिया। रोटेशन ऑफ द हिप और शोल्डर टुवर्ड्स द मिड लाइन इज नोन एज इंटरनल रोटेशन। टुवर्ड्स द मिड लाइन रोटेशन और हेड ऑफ द ह्यूमरस इज मूविंग टुवर्ड्स इनसाइड इज इंटरनल रोटेशन। एंड रोटेशन ऑफ द हिप or shoulder away from the midline, if the head of humerus is moving away from the midline, that is known as external rotation. Clear है? ऐसे ही फीमर बोन पे हिप सरकमडक्शन को समझो, सरकमडक्शन बेटा हमने 3 प्लेन पढ़े थे, फ्रंटल प्लेन, सजाइटल प्लेन, ट्रांसवर्स प्लेन। तीनों प्लेन में ये मूवमेंट होता है, ये सबका कॉम्बिनेशन है। इसमें अबडक्शन, अडक्शन, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन सब कुछ हो रहा है। इंटरनल रोटेशन, एक्सटर्नल रोटेशन, सबका कॉम्बिनेशन है। तो जब हम आपने देखा होगा क्रिकेट में जब बॉलिंग कराते हैं तो पूरा हाथ घुमा के कराते हैं, तो उसमें सारे मूवमेंट्स होते हैं ये, और तीनों प्लेन में होते हैं। अबडक्शन, अडक्शन जो है वो अलग प्लेन में है, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन अलग प्लेन में है, ट्रांसफर और इंटरनल रोटेशन, एक्सटर्नल रोटेशन ये तीसरे प्लेन में है। तो तीनों प्लेन्स में मूवमेंट होता है, कंबाइन होके हम हाथ को पूरा गोल घुमा पाते हैं। तो वो मूवमेंट जो कहलाता है वो क्या कहलाता है, सरकमडक्शन, सर्किल बनाना। सरकमडक्शन CIR सर्किल से याद रख लो, गोल घुमाना या सर्कल बनाना पूरा गोल। ठीक है। इंटरनल रोटेशन अंदर की तरफ लाना, जॉइंट को अंदर की तरफ घुमाना, बाहर की तरफ घुमाना क्या कहलाएगा, एक्सटर्नल रोटेशन। तो शोल्डर पे तो हमने समझ लिया कि फीमर का हेड अंदर की तरफ आएगा तो इंटरनल रोटेशन, फीमर का हेड बाहर की ह्यूमरस का हेड बाहर की तरफ जाएगा तो एक्सटर्नल रोटेशन। सेम हिप पर भी होता है, जब हम अपने फुट को, नीचे वाले फुट को अंदर की तरफ घुमाएंगे तो फीमर का हेड जो है वो अंदर घूमेगा, इंटरनल रोटेशन। जब हम फुट को बाहर की तरफ घुमाएंगे खड़े होकर वेट डाल के, तो वो क्या कहलाएगा, एक्सटर्नल रोटेशन। सो इंटरनल रोटेशन एंड एक्सटर्नल रोटेशन एट शोल्डर एंड हिप जॉइंट, अंदर की तरफ घुमाना एंड बाहर की तरफ घुमाना। फिर हमने पढ़ा था लेटरल फ्लेक्शन, दैट इज साइड बेंडिंग, साइड में बेंड होना, वन साइड इफ वी बेंड आइदर ऑन लेफ्ट साइड और राइट साइड। तो अगर हम लेफ्ट साइड या राइट साइड में बेंड करते हैं, दैट इज नोन एज लेटरल फ्लेक्शन। लेटरल मतलब
मिड लाइन से दूर। याद रखना, मीडियल मतलब टुवर्ड्स मिड लाइन, लेटरल मतलब अवे फ्रॉम द मिड लाइन। सो अब मिड लाइन तो सेंटर में थी यहाँ पर, तो हम सेंटर से दूर जा रहे हैं, दैट इज लेटरल फ्लेक्शन ऑन लेफ्ट साइड। अगर हम इस साइड आएंगे तो लेटरल फ्लेक्शन ऑन राइट साइड। ये तो हो गया ट्रंक का, हमारी कमर का फ्लेक्शन। ऐसे ही नेक में भी हम कर सकते हैं, ये तो मिड लाइन है, सो मिड लाइन से दूर जाएंगे राइट साइड या लेफ्ट साइड, नेक को बेंड करेंगे, गर्दन को, तो कहलाएगा लेटरल फ्लेक्शन। सो लेटरल फ्लेक्शन ऑन राइट साइड, लेटरल फ्लेक्शन ऑन लेफ्ट साइड। सो जब हम अपने कान को शोल्डर की तरफ ले जाते हैं, दैट इज नोन एज लेटरल फ्लेक्शन। सो लेटरल फ्लेक्शन, साइड बेंडिंग ऑन लेफ्ट एंड राइट। फिर आते हैं मूवमेंट्स ऑफ द फुट। तो फुट पे हमने पढ़ा था इन्वर्जन, इवर्जन, डॉर्सीफ्लेक्शन एंड प्लांटर फ्लेक्शन। तो इनवर्जन, इन का मतलब अंदर, इन मतलब अंदर, सबको पता है। तो टूवर्ड्स टर्निंग द सोल ऑफ द फुट इनवर्ड, पांव के सोल को अंदर की तरफ लाना, टर्निंग द सोल ऑफ द फुट इनवर्ड, इनसाइड, तो वो क्या कहलाएगा, इन्वर्जन। देन ईवर्जन, ई से एग्जिट, ई से ईवर्जन, एग्जिट मतलब बाहर जाना। सो टर्निंग द सोल ऑफ द फुट आउटवर्ड, बाहर की तरफ ले जाना सोल ऑफ द फुट को, दैट इज नोन एज ईवर्जन। तो बाहर ले जाना ईवर्जन, सोल को अंदर की तरफ टर्न करना इनवर्जन। फिर आते हैं डॉर्सी फ्लेक्शन एंड प्लांटर फ्लेक्शन। एंकल को ऊपर की तरफ उठाना, एंकल मूवमेंट ब्रिंगिंग द फुट टूवर्ड्स द शिन, तो ऊपर की तरफ, इस पार्ट को शिन बोलते हैं, मैंने बताया था। यहाँ पर टीबिया बोन होती है और वो बोन डायरेक्टली स्किन के अंडर होती है, ऊपर कोई मसल नहीं होती है, हम खुद हाथ लगा के फील कर सकते हैं मीडियल साइड पे अंदर की तरफ, तो बोन फील होती है, यहाँ पर मसल नहीं है। तो ये ऊपर शिन की तरफ लाना एंकल को, दैट इज नोन एज डॉर्सीफ्लेक्शन। और इसमें एंगल देखो दोनों बोन में कम हो रहा है, द एंगल इज डिक्रीजिंग बिटवीन द टू बोन्स। सोल की तरफ मूव करना, नीचे की तरफ, एंकल मूवमेंट पॉइंटिंग द फुट डाउनवर्ड, नीचे की तरफ मूव करना क्या कहलाएगा, प्लांटर फ्लेक्शन। तो हमने पढ़ा था, हम हथेली को क्या बोलते हैं, पाम, और पांव के सोल को क्या बोलते हैं, प्लांटर। सो प्लांटर की तरफ जाना, सोल की तरफ जाना, दैट इज प्लांटर फ्लेक्शन। और ये एक्चुअल में ये क्या है, एक्सटेंशन है, तो इसका दूसरा नाम हमने रखा हुआ है प्लांटर फ्लेक्शन। व्हेन द सोल फुट इज मूविंग टुवर्ड्स द सोल, सो व्हेन द फुट इज मूविंग टुवर्ड्स द सोल, दैट इज प्लांटर फ्लेक्शन। ऊपर की तरफ आएगा फुट, डॉर्सीफ्लेक्शन, टीबिया की तरफ, ऊपर शिन की तरफ आ रहा है तो डॉर्सीफ्लेक्शन, नीचे सोल की तरफ फुट जा रहा है तो प्लांटर फ्लेक्शन। क्लियर है। इन्वर्जन, सोल को अंदर की तरफ घुमाना, पांव के सोल को। ईवर्जन, सोल को बाहर की तरफ घुमाना। सब कर करके देख लो अपनी बॉडी में, नहीं समझ में आ रहा है तो पूछ लो। फुट को हवा में करो और अंदर की तरफ घुमाओ तो इन्वर्जन, बाहर की तरफ ईवर्जन, ऊपर उठाएंगे फुट को तो डॉर्सीफ्लेक्शन, नीचे ले जाएंगे सोल की तरफ तो प्लांटर फ्लेक्शन। फिर आता है मूवमेंट्स ऑफ द रिस्ट एंड थंब। तो रेडियल डेविएशन एंड अल्नार डेविएशन। तो हमने पढ़ा था कि रेडियस बोन किस तरफ होती है, टुवर्ड्स द थंब, थंब की तरफ रेडियस बोन होती है। सो अगर हम थंब की तरफ रिस्ट को बेंड करेंगे तो वो कहलाएगा रेडियल डेविएशन। और लिटिल फिंगर की तरफ अल्ना बोन होती है, तो अल्ना की तरफ अगर हम बेंड करेंगे रिस्ट को तो होगा अल्नार डेविएशन। तो रेडियल डेविएशन एंड अल्नार डेविएशन। मूवमेंट ऑफ द रिस्ट टुवर्ड्स द रेडियस और लेटरल साइड, बाहर की तरफ अगर हम मूव कर रहे हैं, थंब जो है वो बाहर की तरफ होता है एनाटॉमिकल पोजीशन में, सो लेटरल साइड। मूवमेंट ऑफ द रिस्ट टुवर्ड्स द रेडियस और लेटरल साइड, तो ऐसे हथेली सामने की तरफ होती है तो थंब किधर होता है, बाहर की तरफ। थंब की तरफ मूव करेंगे तो रेडियल डेविएशन, अंदर की तरफ लिटिल फिंगर की तरफ मूव करेंगे तो अल्नार डेविएशन। सो मूवमेंट ऑफ द रिस्ट टुवर्ड्स द अल्ना बोन
और मीडियल साइड इज नोन एज अल्नार डेविएशन। लास्ट था अपोजिशन, मूवमेंट ऑफ द थंब अक्रॉस द पाम ऑफ द हैंड व्हेन वी डू काउंटिंग। जब हम थंब से फिंगर्स को टच करते हैं और काउंटिंग करते हैं, वो जो मूवमेंट कहलाता है वो क्या है? अपोजिशन। हमने थंब को पाम के अक्रॉस, पाम पर अक्रॉस मूव किया और फिंगर्स को टच किया, तो वो क्या कहलाएगा? अपोजिशन। फिंगर्स को अपोज किया, फिंगर्स को टच किया। तो रेडियल डेविएशन, अल्नार डेविएशन एंड अपोजिशन। रिस्ट को रेडियस बोन की तरफ, बाहर की तरफ डेविएट करना, बेंड करना, रेडियल डेविएशन। व्हेन वी मूव द रिस्ट टुवर्ड्स इनसाइड और मीडियल साइड टुवर्ड्स द अल्ना बोन, अल्नार डेविएशन। And when we move the thumb across the palm of the hand to touch the tip of fingers, that is known as opposition. ठीक है, क्लियर है अब सब सारे मूवमेंट्स? यस सर। यस सर। ठीक है, फिर हमने यहाँ पर डायग्राम्स में भी समझे थे मूवमेंट। देखो हिप जॉइंट पे ये तो है 0 डिग्री, और इससे पीछे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये एक्सटेंशन से भी पीछे, तो क्या हो जाएगा? हाइपर एक्सटेंशन। यहाँ पर शोल्डर इज इन 90 डिग्री अबडक्शन, 90 डिग्री अबडक्शन में है। और अब हम एल्बो को फोरआर्म को ऊपर ले जा रहे हैं, तो हमारी जो ह्यूमरस का हेड है वो बाहर की तरफ घूमेगा, तो क्या कहलाएगा? कौन सा रोटेशन? एक्सटर्नल रोटेशन। और जब हम एल्बो को नीचे की तरफ लाएंगे तो आप कंधे पे हाथ रखो, हमारी ह्यूमरस बोन कहाँ जा रही है? अंदर की तरफ, तो कहलाएगा इंटरनल रोटेशन। एल्बो यहाँ पर स्ट्रेट है, एल्बो पे कोई मूवमेंट नहीं होता, कोनी पे कोई मूवमेंट नहीं होता, मूवमेंट होता है शोल्डर जॉइंट पे। ऊपर लेके जाएंगे फोरआर्म को तो एक्सटर्नल रोटेशन होगा, ह्यूमरस जो है वो बाहर की तरफ आएगी, खुलेगा यहाँ से जॉइंट। और जब हम नीचे लेके जाएंगे देन द ह्यूमरस हेड विल मूव इनसाइड, वो कहलाएगा इंटरनल रोटेशन। सो सेम एंकल का डॉर्सीफ्लेक्शन एंड प्लांटर फ्लेक्शन। टुवर्ड्स द टिबिया और अपवर्ड मूवमेंट इज डॉर्सीफ्लेक्शन, टुवर्ड्स डाउनवर्ड मूवमेंट इज प्लांटर फ्लेक्शन। So plantar flexion is more than dorsiflexion. Plantar flexion is 50 डिग्री, dorsiflexion is 20 डिग्री। तो ये न्यूट्रल पोजीशन होती है 0 डिग्री। जब हम फुट को अपन रेस्टिंग पोजीशन में छोड़ देते हैं तो वो जो पोजीशन में जाके रुकता है दैट इज न्यूट्रल पोजीशन। उस न्यूट्रल पोजीशन से हम ऊपर लाएंगे तो डॉर्सीफ्लेक्शन, नीचे ले जाएंगे तो प्लांटर फ्लेक्शन। सेम रेडियल डेविएशन एंड अल्नार डेविएशन। सो लिटिल फिंगर की तरफ मूव करेंगे रिस्ट को तो अल्नार डेविएशन, दैट इज 30 डिग्री। अगर हम थंब की तरफ मूव करेंगे रिस्ट को तो रेडियल डेविएशन, दैट इज 20 डिग्री। तो अल्नार डेविएशन इज मोर देन रेडियल डेविएशन। देन हिप फ्लेक्शन, बेंडिंग द हिप। तो जब हिप को बेंड करते हैं टोटल फ्लेक्शन है 110। जब हम नी को भी बेंड कर लेते हैं तब हिप का फ्लेक्शन बढ़ जाता है। अगर हम नी को स्ट्रेट रख के पाँव को ऊपर उठाएंगे तो हम 60, 70, 80 डिग्री तक ही ले जा सकते हैं। और अब जब नी को बेंड करके चेस्ट की तरफ मोड़ते हैं तो फिर हम हिप का पूरा फ्लेक्शन कर पाते हैं। वो कितना है? 110 डिग्री। सो ऊपर ले जाना फ्लेक्शन, फ्लेक्शन से वापस पाँव को सीधा करना क्या कहलाएगा? एक्सटेंशन। ठीक है, फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन ऑफ हिप जॉइंट। हम जब एक्सरसाइजेस पढ़ेंगे तो ये सब चीजें फिर से रिवाइज होंगी। ठीक है, तो मूवमेंट्स हमने एक बार दोबारा रिवाइज कर लिए। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, वो भी इजी है, उसका एक बार इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। मूवमेंट्स पढ़ लेना है, स्लाइड्स मैंने भेजी हुई है ग्रुप पर, मैं दोबारा भेज दूंगा। किसी जो बच्चे लेट ज्वाइन हुए हैं वो मुझे पर्सनली एक बार अपना नाम और नंबर से मैसेज कर दें, मैं नंबर भी सेव कर लूंगा और उनको मैं ये स्लाइड्स जो है प्रेजेंटेशन भेज दूंगा। सो 1 सेकेंड, I will open the next topic.
सबको दिखाई दे रहा है बोन टाइप्स एंड कंपोजिशन? Yes, sir. Yes, sir. ओके, थैंक यू। ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज टाइप्स ऑफ बोन एंड कंपोजिशन। किस चीज की बनी होती है हमारी बोन्स और कितने टाइप्स की होती हैं। सो देखो, स्केलेटल सिस्टम जो है उसके क्या क्या पार्ट्स हैं। तो स्केलेटल सिस्टम के पार्ट्स हैं बोन्स, हमारी हड्डियां जो भी हैं वो सब क्या कहलाएंगे, बोन्स। देन जॉइंट्स, जहां पर बोन्स आपस में मिलके सॉरी स्टूडेंट्स, वो स्लाइड जो है वो प्रेजेंटेशन बंद हो गया था। 1 सेकेंड। सबको दिख रहा है स्केलेटल सिस्टम फंक्शन? Yes, sir. ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा कि 4 पार्ट्स हैं स्केलेटल सिस्टम के, बोन, जॉइंट्स, कार्टिलेज एंड मैरो। नाउ कमिंग टू द फंक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम। फर्स्ट जो मेन फंक्शन है दैट इज सपोर्ट। तो स्केलेटल सिस्टम, हमारी जो बोन्स हैं वो बॉडी को सपोर्ट देती हैं, हर एक ऑर्गन को, मसल्स को, हर चीज को बॉडी में जो सपोर्ट मिलता है वो स्केलेटल सिस्टम से, हमारी बोन से मिलता है। सो फ्रेमवर्क फॉर पोस्चर, सो हमारा जो भी पोस्चर चेंज होता है, हम बैठते हैं, खड़े होते हैं, चलते हैं, उन सबको मेंटेन रखने का काम बोन्स करती हैं। अगर बोन नहीं होगी तो हमारी जो बॉडी की शेप है वो मेंटेन नहीं रहेगी। तो इट प्रोवाइड्स फ्रेमवर्क फॉर पोस्चर। ये फ्रेम प्रोवाइड करता है फॉर डिफरेंट पोस्चर्स। पोजीशन ऑफ बॉडी, पोस्चर इज नथिंग बट पोजीशन ऑफ बॉडी, सिटिंग, स्टैंडिंग, लाइंग, लेट जाना, फिर खड़े हो जाना, चलना, तो ये सब क्या है, पोस्चर है। लिम्स एक्ट एज पिलर्स, हमारे जो लोअर लिम है, पांव हैं, दे एक्ट एज पिलर्स एंड दे सपोर्ट द बॉडी वेट। सारा बॉडी का वेट हमारे लोअर लिम्स पे होता है। तो अपर लिम एंड लोअर लिम्स दे एक्ट एज पिलर्स। रिब केज सपोर्ट्स द थोरेसिक वॉल। तो हमने पढ़ा था हमारी चेस्ट में कौन सी हड्डियां होती हैं, रिब्स।
सो 12 पेयर ऑफ रिब्स होते हैं, 12 रिब्स राइट साइड पे, 12 रिब्स लेफ्ट साइड पे। तो ये जो रिब्स हैं दे सपोर्ट द थोरेसिक वॉल। तो चेस्ट का जो एनाटॉमिकल नेम है थोरैक्स, तो चेस्ट को सपोर्ट करते हैं रिब केज। ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन ऑफ बोन्स इज दे सपोर्ट द बॉडी, they provide framework for posture, our limbs act as pillars and the rib cage supports the thoracic wall or chest। फिर आते हैं प्रोटेक्शन पे। तो सेकंड फंक्शन इज प्रोटेक्शन, दे प्रोटेक्ट। तो रिब्स प्रोटेक्ट्स लंग एंड हार्ट। तो रिब्स के अंदर थोरेसिक कैविटी में क्या प्रेजेंट है, हमारे लंग्स एंड हार्ट। तो रिब्स उनको प्रोटेक्ट करते हैं। स्कल प्रोटेक्ट्स ब्रेन। हमारा जो स्कल है, सर की हड्डी है, उसके अंदर क्या होता है, ब्रेन। तो वो जो स्कल बोन है इट प्रोटेक्ट्स द ब्रेन। आवर वर्टिब्रे प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कॉर्ड। हमारी जो रीढ़ की हड्डी है वो स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती है। स्पाइनल कॉर्ड क्या है, इट इज द एक्सटेंशन ऑफ ब्रेन। हमारा ब्रेन ही नीचे तक आ रहा है, रीढ़ की हड्डी में चलता है, उसमें से वेरियस नर्व्स दे एग्जिट, various nerves they come out from the spinal cord. To protect the spinal cord we have vertebra around the spinal cord। रीढ़ की हड्डी है ऊपर से नीचे तक, हमने पढ़ा था cervical, thoracic, lumbar and sacrum। So vertebrae are present to protect the spinal cord। So rib protects lungs and heart, skull protects brain, and then vertebra protects the spinal cord। So second main function of skeletal system is protection। Then coming to the third, that is movement। So attachment sites for various muscles and tendons। All the muscles and tendons, उनका origin भी bone से होता है, शुरुआत भी bone से होती है, and insertion भी bone पर होता है, end भी वो bone पर ही होते हैं, तभी movement possible होता है। So attachment sites for muscles and tendons, the bones give attachment to muscles and tendons। उनकी शुरुआत भी बोन से ही है, एंड भी बोन पे ही है, तभी मूवमेंट जो है वो पॉसिबल होते हैं। मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होती हैं तो सो मूवमेंट्स आर बोन्स दे प्रोवाइड अटैचमेंट साइट्स फॉर मसल्स एंड टेंडन्स। मसल्स यूज बोन्स एज लीवर्स। तो हमने पढ़ा था मूवमेंट में भी मसल्स जो हैं वो लीवर की तरह बोन्स को यूज करती हैं, कभी बोन को ऊपर लाना, कभी सीधा करना, मोड़ना, सीधा करना। तो मसल्स यूज बोन्स एज लीवर्स। joints between allow for range of motion। so the space between the two bones or the place where the two bones they join, that is known as joint। so joints जो है वो क्या allow करते हैं, movement का होना। they allow for range of motion, they allow movement to occur। ठीक है, यहाँ पर हमने पढ़ा सपोर्ट, प्रोटेक्शन एंड मूवमेंट। मूवमेंट में दे प्रोवाइड अटैचमेंट साइट्स फॉर मसल्स एंड टेंडन्स। मसल यूज बोन एज लीवर एंड जॉइंट्स बिटवीन द बोन्स दे अलाउ फॉर रेंज ऑफ मोशन, दे अलाउ फॉर मूवमेंट टू अकर। फोर्थ जो फंक्शन है ऑफ द स्केलेटल सिस्टम इज मिनरल एंड ग्रोथ फैक्टर स्टोरेज। सो बोन्स दे ऑल्सो स्टोर मिनरल and various other things which are required for body। so they serve as reservoir for calcium and phosphate। हमें पता है बोन्स किसकी बनती है, कैल्शियम की, तभी हम बार बार सुनते हैं कि दूध अच्छे से पियो, दूध में कैल्शियम है, आपकी हड्डियां मजबूत होंगी। so reservoir for calcium and phosphate, releases minerals into blood। और बोन्स में कुछ मिनरल्स भी होती हैं, they release these minerals into blood जब इनकी रिक्वायरमेंट होती है। तो मिनरल एंड ग्रोथ फैक्टर दे सर्व एज रिजर्वायर फॉर कैल्शियम एंड फॉस्फेट, और व्हेनेवर देयर इज ए नीड दे रिलीज दीज मिनरल्स इनटू द ब्लड। ये इन दोनों को ब्लड में भी छोड़ती हैं जब कैल्शियम की कमी होती है बॉडी में या फॉस्फेट की कमी होती है। फिर है ग्रोथ फैक्टर्स, इंसुलिन, ट्रांसफॉर्मिक फैक्टर्स, मॉर्फोजेनिक प्रोटीन्स। तो एक्स्ट्रा इंसुलिन जो है उसको स्टोर करती हैं, ट्रांसफॉर्मिंग फैक्टर्स को स्टोर करती है बोन, जो कि किसी चीज को हेल्प करता है बदलने में। देन मॉर्फोजेनिक स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स,
वो प्रोटीन्स जो किसी चीज का स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करते हैं, उनको भी ये स्टोर करती है। सो ग्रोथ फैक्टर्स कौन कौन से हैं बोन में जो स्टोर करती है बोन? इंसुलिन, ट्रांसफॉर्मिंग फैक्टर, ट्रांसफॉर्म करना, चेंज करना, तो ये फैक्टर भी काम आते हैं। देन मॉर्फोजेनिक प्रोटीन, स्ट्रक्चरल प्रोटीन, जो किसी चीज को स्ट्रक्चर देते हैं, स्ट्रॉन्ग प्रोटीन्स होते हैं, उनको भी ये स्टोर करती है। तो दिस इज द मिनरल एंड ग्रोथ फैक्टर स्टोरेज। मिनरल कौन कौन सी? कैल्शियम एंड फॉस्फेट को ये स्टोर करते हैं एंड दे रिलीज देम व्हेनेवर नीडेड इनटू द ब्लड। Growth factor, insulin, transforming factor and morphogenic proteins are also stored in the bone. Last जो function है वो है blood cell formation. So marrow within the cavities of bone. मैंने अभी बताया था marrow क्या होता है? Space inside the bone. तो mainly long bone. यहाँ पे लिखा है primarily long bone. So mainly inside the long bone we have marrow cavity. Marrow initiates hematopoiesis. Hematopoiesis क्या होता है? The process of blood cell formation. So RBC जो है हमारे, वो यहाँ फॉर्म होते हैं, स्प्लीन में भी बनते हैं और बोन मैरो में भी बनते हैं. So marrow initiates hematopoiesis. So blood cell formation. There is marrow cavity inside the long bones. Long bones के अंदर एक marrow cavity होती है. That marrow cavity initiates hematopoiesis. Hematopoiesis is the process of blood cell formation. Blood cell formation का जो process है, पूरा process है, उसको हम क्या बोलते हैं? Hematopoiesis. So these are the 5 functions of skeletal system. पहले पढ़ा support. So they provide framework for posture. Limbs act as pillars. Rib cage support thoracic wall. Then we have protection function. So they protect the organs, like rib cage protect lungs and heart. Skull protects our brain. Vertebra protects spinal cord. Then skeletal system, they allow for movement. So bones, they are attachment sites for muscle and tendons. Muscle use bone as levers. Joints between the bones, they allow for range of motion. Then mineral and growth factor storage, they serve as reservoir for calcium and phosphate, releases minerals into the blood, and they also store growth factors like insulin, transforming factor, morphogenic proteins. Then the last function, 5th function, is blood cell formation. So there is a marrow cavity inside the bones, mainly long bones. That marrow initiates hematopoiesis. Initiate करना मतलब शुरू करना, तो वहां पर हेमेटोपोइसिस का प्रोसेस शुरू होता है, ब्लड सेल फॉर्मेशन का प्रोसेस. क्लियर है सबको? में कोई डाउट है तो पूछ सकते हो. ठीक है. अब हाउ आर बोन्स जॉइंट टुगेदर, थोड़ा सा इसका पढ़ लेते हैं. बोन्स कैसे जुड़ती हैं आपस में? हाउ आर बोन्स आर जॉइंट्स टुगेदर या हिंज टुगेदर. सो joints are connection between the two bones. Wherever the two bones, they are joined with each other, that point is known as joint. So connection between any two bone is known as joint. This joint is filled with cartilage. Sometimes जहां पर दो bones जुड़ती हैं, दोनों bones के बीच में एक cartilage present होता है, pad होता है. So these joints are filled with cartilage, ताकि बोन से बोन टकराएगी तो फ्रिक्शन होगा. तो फ्रिक्शन ना हो इसलिए दोनों बोन्स के बीच में क्या आ जाता है? कार्टिलेज आता है, सॉफ्ट टिश्यू जो बोन्स को टकराने नहीं देता. इट डिक्रीजेस द फ्रिक्शन. सो joints, connection between two bones is known as joint. It is filled with cartilage. Allow for wider range of movement. So joints पे क्या होगा? Movement होगा. They allow for range of movement. So movement can be either circular or angular. So हम जो bend करते हैं, straight करते हैं, वो तो angular. जो हम गोल घुमाते हैं, rotation करते हैं, that movement is known as circular. So they allow for wide range of movement. They reduce rigidity of bony structure. जॉइंट्स जो हैं वो बोन स्केलेटन की जो रिजिडिटी है, जो हार्डनेस है, उसको कम करते हैं. अगर जॉइंट्स नहीं होंगे तो सारी बोन्स एक ही बोन बन जाएगी, पूरी बॉडी
एक ही हो जाएगा तो हम रोबोट की तरह हो जाएंगे, कोई मूवमेंट हमारी बॉडी में नहीं होगा। सो दे प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू द स्केलेटन, दे रिड्यूस हार्डनेस ऑफ द स्केलेटन। जो हार्ड है हमारा स्केलेटन उसको ये सॉफ्ट थोड़ा सा करते हैं, उसमें मूवमेंट को अलाउ करते हैं जॉइंट्स। कार्टिलेज विद इन द जॉइंट्स प्रोवाइड्स शॉक एब्जॉर्प्शन एंड डिक्रीजेस फ्रिक्शन। तो मैंने अभी बताया कार्टिलेज जो होता है दो बोन्स के बीच में, इट प्रोवाइड्स शॉक एब्जॉर्प्शन, कोई भी फोर्स लगता है जॉइंट पे उसको ये एब्जॉर्ब करता है और फ्रिक्शन को कम करता है, बोन्स को आपस में टकराने नहीं देता, घिसने नहीं देता। सो कार्टिलेज विद इन द जॉइंट्स प्रोवाइड शॉक एब्जॉर्प्शन एंड डिक्रीजेस फ्रिक्शन। तो ये कार्टिलेज के दो फंक्शन है, इट प्रोवाइड्स शॉक एब्जॉर्प्शन, शॉक को एब्जॉर्ब करता है और फ्रिक्शन को डिक्रीज करता है। फिर हमने यहाँ पहले भी पढ़ा था एक्सियल स्केलेटन एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन। वो स्केलेटन जो हमारे सेंटर में है बॉडी के वो क्या कहलाता है, एक्सियल स्केलेटन। सो स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, रिब केज एंड पेल्विस, ये सब बॉडी के सेंटर में मिड लाइन के पास हैं। तो ये क्या बनाएंगे, सेंट्रल स्केलेटन और एक्सियल स्केलेटन। सेकंड हमने पढ़ा था अपेंडिकुलर स्केलेटन, द बोन्स विच आर प्रेजेंट ऑन द साइड्स ऑफ द बॉडी टुवर्ड्स द साइड, बाहर की तरफ, वो है अपर एंड लोअर लिम्स की बोन, शोल्डर एंड हिप बोन। तो वो सारी बोन्स जो हमारे हाथों में और पाँव में प्रेजेंट है वो सारी अपेंडिकुलर स्केलेटन में आएंगी, या इसको बोलेंगे साइड स्केलेटन। वो बोन्स जो हमारे बॉडी के साइड्स में है, मिड लाइन में नहीं है। तो अपर एंड लोअर लिम्स बोन, शोल्डर एंड हिप बोन्स, दे फॉर्म द अपेंडिकुलर स्केलेटन। तो ये हमने पहले भी ये पिक्चर देखी थी। ब्लू कलर की बोन्स जितनी भी हैं वो क्या बना रही हैं, सेंट्रल स्केलेटन और एक्सियल स्केलेटन। देन पिंक कलर बोन्स जितनी भी हैं वो क्या बना रहे हैं, अपेंडिकुलर स्केलेटन और साइड स्केलेटन, लेटरल स्केलेटन। ठीक है, क्लियर है, एक्सियल एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन। सो अब हम इसके आगे का नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो व्हाट आर द बोन्स, बोन रीजन दो टाइप के हैं स्केलेटन, एक्सियल एंड अपेंडिकुलर। एक्सियल टुवर्ड्स द सेंटर, अपेंडिकुलर टुवर्ड्स द साइड। फिर हमने पढ़ा था कि बोन्स जुड़ती कैसे हैं, जॉइंट्स पे, जॉइंट्स में बीच में कार्टिलेज होता है। मूवमेंट दो टाइप के होते हैं जॉइंट्स पे, सर्कुलर एंड एंगुलर। जॉइंट्स जो हैं दे डिक्रीज द रिजिडिटी ऑफ बोन स्ट्रक्चर। कार्टिलेज विद इन द जॉइंट प्रोवाइड शॉक एब्जॉर्प्शन एंड डिक्रीजेस द फ्रिक्शन। फिर हमने फंक्शंस पढ़े थे बोन के, सपोर्ट, प्रोटेक्शन, मूवमेंट, मिनरल एंड ग्रोथ फैक्टर को स्टोरेज करती है बोन्स, और ब्लड सेल फॉर्मेशन, हिमेटोपोइसिस में हेल्प करती है। फिर चार पार्ट्स हैं स्केलेटन के, बोन, जॉइंट्स, कार्टिलेज एंड मैरो। हाँ बोलो बोलो बोलो। सर लिगामेंट्स तो जॉइंट्स पे होते हैं ना, लिगामेंट्स भी तो जॉइंट्स पे होते हैं ना। हाँ जॉइंट्स पे होते हैं, इसीलिए तो लिगामेंट्स, लिगामेंट्स भी जॉइंट पे ही होते हैं। दे प्रोवाइड स्टेबिलिटी, दे प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द जॉइंट। दोनों बोन्स को बांध के रखने का काम लिगामेंट्स करते हैं। जैसे हमने अभी देखा रेंज ऑफ मोशन 80 डिग्री है, 70 डिग्री है, फ्लेक्शन 80 डिग्री है, 70 डिग्री है, तो वो उतना ही क्यों है, वो उससे ज्यादा भी तो हो सकता था, तो उसको रोका किसने वहां पर, लिगामेंट्स ने। ठीक है, तो दे प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द जॉइंट। हाँ हाँ, वो आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है।